अस्सलामु अलैकुम। तुमने कहा ना तुम मर जाओगी क्योंकि तुम्हारे पास अब जीने की कोई वजह नहीं, तो शुक्र अदा करो मैं एक अच्छा हस्बैंड होने के नाते तुम्हें आज दोबारा जीने की वजह देना चाहता हूँ। बाकी खुदा बेहतर करेगा। इसने मफहमाना अंदाज में जब ये जुमले कान के पास मुंह लाकर धीमे मगर बड़ाई अट्रैक्टिव आवाज में कहे तो इस लड़की को लगा खौफ के मारे इसके पूरे जिस्म से जान निकल जाएगी। मुहीब छोड़ो, वो तेजी से इसकी बाहों के खसार में पिंजरे में कैद परिंदे की तरह फड़फड़ाने लगी, मगर वो कहाँ आजाद करने वाला था। वो इसे एहतजाज करने का मौका भी नहीं देना चाहता था। अगले ही लम्हे तेजी से इसके नाजुक सरापे को लेकर सोफे पर गिरा। अगर उन गुंडों ने धमकी दी है शहरियार के वालिद के सामने आइंदा नजमा के इर्द गिर्द नजर न आना, तो ये कोई प्रूफ तो नहीं है कि वो गुंडे मोहिब बाई की जानिब से भेजे हुए थे। सोबिया जब स्टडी में दाखिल हुई तो जजा किसी से बरहम अंदाज में बात कर रहा था। वो सिर्फ आखिरी चंद जुमले ही सुन सकी थी। अच्छा, मैं कल आपसे खुद मिलकर बात करता हूँ, अल्लाह हाफिज। जाजा ने इसे देखते ही धीमे लहजे में कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी। मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, तुम्हारी आवाज स्टडी रूम से आती सुनी तो इधर चली आई। सोबिया को इस लम्हे अपना आप बहुत अजनबी लगा। ऐसा लगा जैसे वो गलत वक्त पर कमरे में आई हो। जाजा की निगाहों में अजीब सी चुभन महसूस हुई इसे। वो तेजी से अपने आने की वजह बताने लगी। जाजा ने इसकी तबीयत में आए हुए खिंचाव को महसूस कर लिया था, मगर इसे दूर करने की कोशिश न की। सिर्फ अस्पात में सर हिलाकर वहां से अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। सोबिया जाजा के मजाज को अभी तक ठीक तरह से समझ नहीं पाई थी। इनकी अरेंज मैरिज हुई थी। शुरू में वो यही सोचकर अपना दिल बहला लिया करती, ये जाजा शर्मीला है, अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाता इससे, मगर अब इसे शिद्दत से महसूस होने लगा था कि वो गलत अंदाजा लगा बैठी है जाजा की शख्सियत का। वो बिल्कुल भी शर्मीला नहीं है, बल्कि बहुत अजीब सा बंदा है। कभी बहार सा तो कभी खजाल सा। कभी वो दोस्ताना अंदाज में बात करता तो कभी बिल्कुल अजनबी महसूस होता। वो बेचारी हिम्मत तक न कर पाती इससे कुछ भी पूछने की, जैसे अभी भी नहीं कर पाई थी। क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? वो कमरे में आई तो जाजा को बैठ के क्राउन से टेक लगाकर सेल पर नजरें टिकाए वीडियोस देखते हुए पाया। इससे जो थोड़ी देर कबल महसूस हुआ वो सवाल बनकर लबों पर आ ही गया था इस लड़की के। क्या? सवाल सुनते ही इसने हैरत से आंखें बड़ी करते हुए सामने खड़ी लड़की को देखा था, जिसकी आंखों में इससे शिकवे झलकते नुमाया नजर आए। मैंने पूछा, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? इसने दोबारा अपना सवाल बड़ी संजीदगी से दोहराया। अचानक, ये क्यों पूछ रही हो तुम? इसने आईब्रो उचकाकर तफशीशी अंदाज में इस्तफसार किया। क्योंकि अब मुझे महसूस होने लगा है। और क्या महसूस होने लगा है तुम्हें? वो न समझी से यही कि तुम पसंद नहीं करते। इसने बगैर कोई झिझक के टोटोक अंदाज में अफसरदगी से जवाब दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है यार। वो फौरन ही खड़ा होकर इसके पास आया, इसके दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों में थाम कर मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा ही है। कभी कभी तो तुम बिल्कुल अजनबी लगते हो मुझे। जब तुम्हारा मूड होता है बात करते हो, जब नहीं होता तो मुंह भी नहीं लगाते, जैसे अभी तुमने मेरे साथ स्टडी में किया। इसकी चुपती हुई नजरें दिल को घायल करने का सबब बनी थी। वो काफी रंजीदा होकर बोली, यार मैंने तो तुमसे एक लफ्ज तक नहीं कहा। वो तेजी से एहतजाजन बोला, हर चीज बोलने से नहीं होती, कुछ एहसासात भी होते हैं। तुम्हारी आंखें किस कदर। वो अभी बोल ही रही थी कि आंखों से मोटे मोटे आंसू बहकर चेहरे को भिगोने लगे, जिन्हें देखते हुए मुकाबिल ने इसकी बात काटते हुए कहा, अरे यार रो मत। वो परेशान और फिक्रमंद लहजे में कहते हुए इसके आंसू अपने हाथों से साफ करने लगा।
یار میں بہت پریشان رہ رہا ہوں. کچھ دنوں سے میں تمہیں اگنور نہیں کر رہا تھا. بات اگنور کرنے کی نہیں ہے. تم مجھے خوش دکھائی نہیں دیتے, خاص طور پر جب میرے ساتھ ہوتے ہو. ہر بات پر چڑ جاتے ہو. میری ہر چیز, یہاں تک کہ میری موجودگی بھی تمہیں جھنجھلاہٹ میں مبتلا رکھتی ہے. میں نے محسوس کیا ہے اس جھنجھلاہٹ کو. وہ بڑائی آواز میں شکوتاً بولی. یار ایسا کچھ بھی نہیں ہے, یقین کرو میں بہت خوش ہوں تمہارے ساتھ. اور رہی بات جھنجھلانے کی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تم کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہو. وہ اس کے حسین چہرے پر دونوں ہاتھوں کا پیالہ بنا کر یقین دہانی کروانے کی کوشش کرنے لگا کہ وہ احساسات جو وہ محسوس کر رہی ہے وہ صرف اس کا وہم ہے. آج کل میں بہت پریشان رہ رہا ہوں. شہریار کے والد نے کیس کر دیا ہے محیب بائی پر. بتا رہے ہیں کہ جو گنڈے ان کے گھر میں گھس کر ان کے بیٹے کو مار کر گئے ہیں, انہوں نے جاتے وقت واضح الفاظ میں دھمکی دی تھی کہ آئندہ نجمہ کے ارد گرد نظر نہ آئے, وہ ورنہ جان سے مار دیں گے اگلی بار. وٹ, مگر کیوں؟ اور پھر نجمہ کا شہریار سے کیا تعلق؟ وہ دونوں تو صرف ایک بار ہی ملے ہیں, وہ بھی اتفاقی طور پر. ابھی وہ الجھ کر بول ہی رہی تھی کہ جزا کی آنکھیں خیرت سے پھیلی. تو تم جانتی تھی اس بارے میں؟ اس کا لہجہ ایک ہی لمحے میں بدلا محسوس ہوا صوبیہ کو. اس کی آنکھوں میں جیسے غصہ امڈ آیا تھا. نہیں, مجھے نجمہ نے ابھی کچھ دنوں پہلے ہی بتایا تھا. وہ فوراً ہی اپنی صفائی پیش کرنے لگی. اور کیا بتایا؟ وہ بڑے تجسس سے پوچھ رہا تھا. ساتھ اس کا لہجہ کافی کڑک اور سخت تھا. بس یہی کہ پلوشا کے ساتھ وہ فلم دیکھنے گئی تھی اور وہاں پر ریسٹورنٹ میں اس کی ملاقات شہریار سے ہوئی. بس ہاں, اتنا ہی بتایا. او, اس نے ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے کچھ سوچتے ہوئے کہا. کیا سوچ رہے ہو؟ اسے سوچتا ہوا دیکھ وہ خود کو روک نہ سکی پوچھنے سے. یہی کہ اسے پتہ نہیں ہے یا دانستہ طور پر تمہیں نہیں بتایا گیا. وہ اس کی جانب دیکھ کر غمگین لہجے میں بولا. میں کچھ سمجھی نہیں, وہ الجھ کر بولی. یہی کہ شہریار سے اس کی ملاقات کوئی اتفاقی نہیں تھی. پلوشا بابی نے رشتے کے لیے ملوایا تھا ان دونوں کو. شہریار کو وہ بہت پسند آئی تھی, یہاں تک کہ اس کے والد نے ایک دو بار میٹنگ کے دوران اشارتاً کہا بھی کہ ہمیں اپنی دوستی بہت جلد رشتہ داری میں بدلنے کے لیے سوچنا چاہیے. کیا واقعی؟ وہ حیران ہو کر بولی. وہ سوچ میں پڑ گئی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی بات ہو رہی تھی اور نجمہ نے اسے نہیں بتایا. پھر خیال آیا اپنی پریگنسی کی خبر بھی تو چھپائی تھی نا اس نے. صوبیہ نے یہی گمان کیا کہ نجمہ اسے اپنا شاہ دوست نہیں مانتی. تو کیا میں جھوٹ بولوں گا تم سے؟ وہ جھنجھلا کر بولا. نہیں, میرے کہنے کا بالکل بھی یہ مطلب نہیں تھا. میں تو بس حیران ہو رہی تھی. وہ تیزی سے اپنے پچھلے ری ایکشن کی وضاحت کرنے لگی تھی. تو اب آگے کیا ہوگا؟ وہ فکر مند لہجے میں پوچھ رہی تھی. کچھ بھی نہیں ہوگا. محیب بائی نے جب اپنی چکر والوں سے پنگا لے لیا ہے تو لڑیں گے جیسے ابھی لڑ رہے ہیں. اور کیا کر سکتے ہیں؟ وہ دونوں کندھوں کو اچکاتے ہوئے بڑی لاپرواہی سے گویا ہوا. تمہارے بھائی بھی دنیا کے ماسٹر پیس ہیں, 8واں عجوبہ. میوزیم میں رکھنا چاہیے انہیں, بجائے رات کے اندھیرے میں گنڈوں سے پٹوانے کے. مرد بن کر صاف کہہ نہیں سکتے تھے کہ میری بیوی ہے, دور رہو. خواہ مخواہ دوسروں کو پریشان کر رہے ہیں. جب دنیا کے سامنے اپنی بیوی کو عزت اور مان نام نہیں دیں گے تو یہ تو ہوگا ہی. آخر وہ کنواری لڑکی ہے. دنیا کی نظر میں کس کو مارتے پھریں گے. ان کی طرح ہر کوئی تو نہیں سوچتا کہ ایک طوائف کی شریف بیٹی سے شادی نہیں کی جا سکتی. وہ خاصا کرتے ہوئے مخیب پر آگ بگولا ہونے لگی تھی. تم کیوں غصہ ہو کر اپنا بلڈ پریشر بڑھا رہی ہو؟ چھوڑو, چلو سوتے ہیں. مجھے صبح جلدی اٹھ کر وکیل سے بھی ملنا ہے. وہ کہہ کر بیڈ کی جانب بڑھ گیا تھا. وہ اسباب میں سر ہلا کر واش روم کی جانب فریش ہونے کی نیت سے بڑھ گئی. آفس میں برتھ ڈے پارٹی چل رہی تھی. برتھ ڈے گل کے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجی ہوئی تھی, مگر اس بات کو سوائے زارون کے کسی نے خاص نوٹس نہیں لیا تھا. زارون اس کے چہرے کی دل فریب مسکراہٹ سے بخوبی واقف تھا. وہ دیکھ پا رہا تھا وہ لڑکی صرف مصنوعی ہی مسکراہٹ چہرے پر سجائے سب سے مبارکباد قبول کر رہی ہے.
ऑफिस के सारे स्टाफ ने मिलकर इसके लिए सरप्राइज बर्थडे प्लान किया था, जिसके बाद सब रेस्टोरेंट में पार्टी मनाने चले आए थे। पार्टी के दौरान जब सब ड्रिंक वगैरह में लगे हुए थे तो जरून ने अनाबिया को खामोशी से प्राइवेट रूम से बाहर जाते देखा। वो भी पीछे पीछे अपनी व्हील चेयर खिसकाते हुए चल दिया। इसे लिफ्ट में जाता देख आवाज भी दी, मगर इस लड़की ने सुनी ही नहीं। ये क्या कर रही हो? वो 30 मंजिला बिल्डिंग की छत की दीवार पर चढ़ी हुई थी। जरून एक अजनबी की मदद से लिफ्ट के जरिए छत पर पहुंचा था तो इसे दीवार पर चढ़ा पाया। वो गसीली आवाज में इस्तफसार करने लगा, तुम क्यों आए हो यहाँ? इसकी आवाज सुनते ही वो लड़की तेजी से पलटी। जरून को देख वो उलझकर पूछने लगी थी, तुम ऊपर दीवार पर क्यों चढ़ी हो? दिमाग तो खराब नहीं है तुम्हारा? उतरो वहां से अभी के अभी। इसके सवाल को मुकम्मल नजरअंदाज करते हुए वो गुस्से से बिफरकर हाकमाना अंदाज में बोला, मैं नहीं उतरने वाली और प्लीज यहाँ से चले जाओ। वो तेजी से बोलकर मुड़ने लगी। इसका चेहरा काफी रंजीदा सा नजर आ रहा था, आंखें भी रोई हुई मालूम हो रही थी। इसका जवाब जरून के कान खड़े कर गया था। क्या मतलब है कि नहीं उतरने वाली? मैंने कहा अभी के अभी नीचे उतरो। वो व्हीलचेयर इसकी जानिब लाते हुए हाकमाना अंदाज में फिक्रमंद लहजे के साथ बोला, वहीं रुक जाओ, आगे मत आना। इसे दीवार के करीब आता देख वो धमकी आमेज लहजे में बोली, क्या हो गया है अनाबिया? क्यों मुझे परेशान कर रही हो? प्लीज नीचे उतर आओ यार। इसका दिल बैठे जा रहा था अनाबिया को इस दीवार से न उतरता देख। तुम्हें कौन परेशान कर रहा है? मैं तो यहाँ अपनी परेशानियां खत्म करने आई हूँ। थक गई हूँ मैं तुम्हें चाहते चाहते, मगर तुम पलट कर देखते तक नहीं। मैं मानती हूँ तुम्हारी गलती नहीं, मगर मेरी भी तो कोई खता नहीं है ना। दिल पर जोर नहीं चलता मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत ज्यादा फोर्स करने लगे हैं। या तो मैं शादी कर लूं या कम से कम कोई बॉयफ्रेंड ही बना लूं, लेकिन मेरी आंखों में तुम्हारे सिवा कोई जचता ही नहीं। मैं क्या करूं? मैं किसी से जबरदस्ती का रिलेशनशिप नहीं रख सकती और ना ही ब्लाइंड डेट पर जाना चाहती हूं। मैं थक गई हूं। वो बच्चों की तरह रोते हुए इसे अपनी फीलिंग बताने लगी थी, वो जो नशे की हालत में पहले भी एक बार बता चुकी थी। आखिरी जुमला इसने हार मानने वाले अंदाज में कहा। जरून वाकिफ था वो बहुत अजियत में है अपने वालिदैन के फोर्स किए जाने और इसकी जानिब से बेरगबती के सबब। शट अप, बकवास बंद करो अपनी, हम आराम से बात कर लेंगे, पहले नीचे उतरो। वो बुरी तरह डर गया था। अनाबिया की बातें सुनने के बाद अपना डर गुस्से में कवर करके इसे नीचे उतरने पर जोर देने लगा। बकवास, राइट, तुम्हें मेरी फीलिंग्स बकवास ही तो लगती हैं। तुम समझ ही नहीं सकते ठुकराए जाने का दर्द क्या होता है। प्लीज चले जाओ यहाँ से। जरून नहीं जानता था वो मजीद दुखी हो जाएगी इसके कहे गए जुमलों से। सॉरी मेरे कहने का बिल्कुल भी वो मतलब नहीं था। वो तेजी से अपनी बात की वजाहत करने लगा। जरून प्लीज चले जाओ यहाँ से, प्लीज। वो खासा चिढ़ते हुए कहकर पलट गई। अनाबिया तुम ऐसा नहीं कर सकती। एक बार अपने वालिदैन के बारे में सोचो, वो जीते जी मर जाएंगे बेचारे। वो इसे रोकना चाहता था हर कीमत पर, हर सूरत में। जब किसी को भी मेरी फीलिंग्स की परवाह नहीं तो मुझे भी किसी की नहीं। वो बगैर मुड़े अलानिया दिलचले अंदाज में गोया हुई। रात की तरीकी में रोशनियों से जगमगाता हुआ कैलिफोर्निया सर्द हुआ, जिसके पूरे जिस्म को अपनी जकड़ में ले रही थी। नीचे की जानिब देखा तो चक्कर आने लगे। वो खासा बुलंदी पर खड़ी थी। रोड पर चलती हुई गाड़ियां इसे बुलंदी से देखने पर महज बच्चों के खिलौने मालूम हो रहे थे। इसने गहरा सांस लिया और आंखें बंद कर ली। हम बात करते हैं ना यार, नीचे आओ प्लीज। वो अपनी पूरी जान से चीखते हुए मिनती अंदाज में बोला। इसने कब सोचा था जो लड़की इसे हर वक्त हिम्मत देती है वो खुद अंदर से इतनी टूट चुकी होगी कि आज खुदकुशी करने पर तैयार हो जाएगी। वो इसे बचाना चाहता था मगर पांव साथ नहीं दे रहे थे। मुझे बस अब सुकून चाहिए। मैं थक चुकी हूँ शराब के पीछे भागते भागते। इसकी बंद आंखों से आंसुओं के कतरे बहने लगे। नो प्लीज, नो मत करो ऐसा प्लीज अनाबिया। एक लम्हे इसकी आंखों में घूम रहा था जिसमें वो सरापा हुस्न उसके साथ थी। वो इसका इजहार मोहब्बत करना
اس کے کندھے پر سر رکھ کر سونا، اس کا نشے میں شکوے کرنا، اس کی قربت، اس کی خوشبو، اس کا ہر روز ایکسرسائز کروانا، ڈاکٹرز کے انکار کے باوجود اس کا ہار نہ ماننا۔ وہ صرف اس کی دوست نہیں تھی، وہ تو اس کی ہمت تھی۔ دل کے کسی کونے میں وہ اپنی جگہ بنا چکی تھی۔ وہ سنہری پڑی، اتنی آسانی سے کیسے اسے چھوڑ کر جا سکتی تھی؟ وہ پوری طرح چیخنے لگا، انابیہ پلیز یار، انابیہ۔ وہ بغیر کھڑے ہوئے اسے پکڑ نہیں سکتا تھا، نہ ہی اسے دور دور تک چھت پر کوئی نظر آ رہا تھا جس سے وہ مدد لے لیتا۔ اس بیچارے کے پاس تو اپنی بے بسی پر ماتم کرنے تک کا وقت نہ تھا۔ اپنا خیال رکھنا، میں پھر کہتی ہوں آئی لو یو زارون۔ یاد رکھنا میری ہر سانس پر صرف تمہارا اور صرف تمہارا نام تھا۔ آخری بار۔ اس سنگ دل کو دیکھنے کی چخ میں آنکھیں کھولی، اس کی جانب مڑ کر محبت سے چور لہجے میں ایک بار اظہار محبت کیا، پھر مڑ گئی۔ آنکھیں موند کر ایک گہرا سانس لیا، جیسے ہمت جمع کی ہو موت کو سینے سے لگانے کی۔ اگلے ہی لمحے ایک زوردار چیخ بلند ہوئی، انابیہ۔ وہ ناشتہ کر رہا تھا کہ سیل رنگ ہوا۔ اسکرین پر پلوشا کا نام چمکتا۔ نجمہ نے دیکھ لیا تھا۔ محیب نے کال ریسیو کی۔ ہیلو محیب، کیوں کیا تم نے شہریار کے ساتھ یہ سب کچھ؟ کیا تم نجمہ کی کبھی شادی نہیں ہونے دو گے؟ محیب دیکھ نہیں پا رہا تھا مگر اندازہ لگا سکتا تھا مقابل کس قدر غصے سے سرخ ہوتے ہوئے اس سے یہ سب سوالات کر رہی ہوگی۔ کوئی کام کی بات کرنی ہے؟ میں بہت بیزی ہوں ابھی، اس نے بے تاثرانہ انداز میں کہا۔ محیب، تم اپنی دشمنی میں اتنے اندھے کیسے ہو سکتے ہو کہ ہماری شادی کو بھی خطرے میں ڈال دیا؟ میرے سگے چاچا کا بیٹا ہے وہ، جو زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اس وقت اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ یاد رکھنا، وہ جزبز ہو کر کہنے کے بعد بغیر اس کا جواب سنے کال ڈسکنیکٹ کر چکی تھی۔ جس انداز میں اس نے پلوشا سے بات کی تھی، نجمہ کو محسوس ہوا کہ ان کے درمیان کوئی نہ کوئی معاملہ چل رہا ہے۔ وہ اندازہ لگا چکی تھی کہ اس کا تعلق پلوشا کے کزن شہریار سے ہے۔ کیا تم نے شہریار کو آئی سی یو تک پہنچایا ہے؟ وہ بڑے تجسس سے پوچھنے لگی۔ اس کا سوال سنتے ہی محترمہ عروسہ، جو سارے معاملے سے انجان تھی، الجھ کر دونوں کو دیکھنے لگی۔ اگر تمہیں کچھ بھی سننا ہے تو کیری آن، کان کھلے ہیں میرے۔ وہ اطمینان سے چائے کا کپ منہ سے لگاتے ہوئے بغیر اس کی جانب دیکھے گویا ہوا۔ مجھے کچھ نہیں کہنا، میں تو صرف پوچھ رہی تھی۔ وہ لاپرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے بولی۔ یہ فالتو باتوں میں دھیان لگانے کی بجائے جا کر جلدی سے تیار ہو جاؤ، تمہیں یوں نہیں چھوڑتے ہوئے آفس جاؤں گا۔ اس کے نجمہ کی جانب متوجہ ہو کر کہتے ہی دونوں ماں بیٹی کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ یوں نہیں، وہ بھی یقینی سے۔ ہاں بتایا تو تھا تمہیں۔ مجھے لگا تم دل بہلانے کے لیے بول رہے تھے۔ جو دل میں تھا وہ سادگی سے بول اٹھی۔ اب پتہ چل گیا نا، میں سیریس تھا۔ اب جاؤ، لیٹ ہونا بالکل پسند نہیں ہے مجھے۔ وہ خاصا چڑھتے ہوئے گویا ہوا۔ مگر میرے سارے ڈاکومنٹس تو میرے گھر پر ہیں کیلیفورنیا میں، مجھے یہاں داخلہ کیسے ملے گا؟ پھر میں اب اسلامک اسٹڈی میں ماسٹر کرنے کی خواہش رکھتی ہوں، مجھے میڈیکل میں کوئی انٹرسٹ نہیں رہا۔ وہ تیزی سے پریشان ہو کر بولنے لگی۔ اچانک انٹرسٹ چینج ہونے کی وجہ؟ وہ تفشیشی انداز میں استفسار کرنے لگا۔ مجھے اچھا لگتا ہے دین کے بارے میں جاننا۔ میں پڑھنا چاہتی ہوں کہ شریعت مجھے کس معاملے میں کیا کیا حکم دیتی ہے۔ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا بیٹا، اسلامک اسٹڈی کے لیے تمہیں عربی زبان پر عبور حاصل کرنا پڑے گا۔ محترمہ عروسہ کے کہتے ہی وہ سوچ میں پڑ گئی۔ تمہاری موم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو۔ پورا فیوچر ٹکا ہے تمہارا اس فیصلے پر۔ جذباتی ہو کر یا وقتی لگاؤ کے نتیجے میں کیے جانے والے فیصلے کبھی دیر پا یا فائدہ مند ثابت نہیں ہوتے۔ وہ گمبھیر لہجے میں اسے نصیحت کرنے لگا۔ میں عربی سیکھنا چاہتی ہوں، مجھے قرآن پاک کا ترجمہ خود کرنا سیکھنا ہے۔ میں جاننا چاہتی ہوں میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ وہ قرآن پاک میں مجھے کن باتوں کی نصیحت کر رہا ہے، وہ کن چیزوں سے مجھے روک رہا ہے اور کن امور کو کرنے کا حکم دیتا ہے۔ میں واقعی انٹرسٹڈ ہوں، صرف وقتی لگاؤ نہیں ہے میرا۔ وہ اپنی بات پر خاصا زور دیتے ہوئے گویا ہوئی۔ ٹھیک ہے، میں چینج کروا دوں گا، فکر مت کرو، جا کر تیار ہو بس۔ وہ اسے دیکھ کر اطمینان سے بولا۔ اور ڈاکومنٹس میں نے منگوا لیے ہیں۔ کیسے؟ ڈاکومنٹس تو میرے لاکر میں تھے، پاسورڈ بھی صرف مجھے پتا ہے، تم کیسے منگوا سکتی ہو؟ وہ الجھ کر تیزی سے استفسار کرنے لگی۔ نج دیر ہو رہی ہے، مجھے 5 منٹ میں کار میں آ کر بیٹھو۔
वरना छठे मिनट भूल जाना तुम यूं जाने वाली थी। वो झुंझलाकर कहते हुए उठकर जाने लगा। इसने लाकर कैसे खोला वो अभी भी उलझी हुई थी। बेटा, ये बातें बाद में सोच लेना, अभी जल्दी जाकर तैयार हो जाओ, इससे पहले कि उसका दिमाग बदल जाए। मोहतरमा उर्वसा उसे देखते हुए बोली। आप ठीक कह रही हैं। वो इस बात में सर हिलाकर तेजी से उठकर तैयार होने चली गई। यूनी के पूरे रास्ते मुहीब अपने सेल पर लगा रहा। वो भी खामोशी से खिड़की के बाहर के नजारे देखती रही। एक अजीब सी खुशी थी दिल को। इसे लग रहा था जैसे बहुत सालों बाद वो फिर जी रही हो। कितने ख्वाब थे इसकी आंखों में कामयाब जिंदगी के, वो सब एक बार फिर जाग उठे थे। पढ़ने की बहुत शौकीन थी वो महसूस कर रही थी जैसे वो बहुत जल्द अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी, अपने परों के साथ बुलंद उड़ान बढ़ने वाली हो, जैसे इतनी बुलंद उड़ान कि कोई पिंजरा फिर इसे कैद न कर सके। लो, तुम्हारी जिंदगी जीने का दूसरा मकसद। कार के यूनी के मेन दरवाजे से दाखिल होते ही इस खूबरू नौजवान ने नजमा को देखकर कहा। पहला वो फौरन तस्दीक करने लगी इसके जुमले की। वो अचानक ही करीब आया तो नजमा कार के गेट से जा लगी। इसे खुद से डरते देख वो काफी महफूज हुआ। वो हसीन दुश्मने जां अपने चर पर काबू पाने की कोशिश करते हुए एक आईब्रो उचकाकर इशारतन यूं करीब आने की वजह पूछने लगी। नहीं, पहला मैं दे चुका हूं। इसके कान की लू से हल्के से अपने अनाबी लबों को मिसकर शौकीन से बड़े लहजे में सरगोशी करने वाले अंदाज में कहा। वो कैंटीन में अकेली बैठी हुई थी। आज इसका दूसरा दिन था यूनी में। अब तक इसने किसी से दोस्ती करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की थी। अचानक इसका सेल रिंग हुआ। अपने पर्स से निकाल कर सेल देखा तो स्क्रीन पर सोबिया का नाम चमक रहा था। रस्मी सलाम दुआ के बाद सोबिया असल मौजू पर आई। नज, क्या तुम मुझे अपना दोस्त नहीं समझती या मुझ पर अभी तक तुम्हें भरोसा नहीं हुआ? इसके किए जाने वाले सवालात ने नजमा को उलझन में डाला। ऐसा क्यों बोल रही हो आप? वो तेजी से पूछ उठी। क्योंकि तुमने मुझसे झूठ कहा कि तुम्हारी और शहरियार की मुलाकात सिर्फ इत्फाकी थी। भाभी, इसमें कोई झूठ नहीं है, वो खसत जताते हुए बोली। नच प्लीज यार, अब तो छुपाने की कोशिश ना करो। मुझे सब पता चल गया है कि पलवशा ने तुम्हें शहरियार से रिश्ते के लिए मिलवाया था। अभी इसकी बात जारी थी कि मैं काबल खैरान होकर बीच में ही बोल पड़ी। क्या रिश्ते के लिए? भाभी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। नहीं, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई। तुम बताना नहीं चाह रही तो अलग बात है, वो हवकी से बोली। मुझे क्या मिलेगा आपसे इस बात को छुपाकर? मैं सच कह रही हूँ, मेरी महज इत्तफाकी मुलाकात थी। और वो कहते कहते रुकी। अचानक इसे याद आने लगा कि इस दिन पलवशा रेस्टोरेंट में पहुंचते ही इधर उधर नजरें दौड़ा रही थी, जैसे इसे किसी का इंतजार हो, वो किसी की मुंतजिर हो। फिर शहरियार के आने के बाद वो इसे अकेला इसके साथ छोड़कर चली गई थी। महज इत्तफाकी मुलाकात के लिए मोहिब भाई इसे जान से मरवाने की कोशिश नहीं करेंगे, वो खासा जताते हुए बोली। क्या? तो क्या मोहिब ने इस वजह से उस बेचारों को गुंडों से पिटवाया? वो खैरत से इस्तफसार करने लगी। नजमा को समझ आ गया था कि वो मुलाकात इत्तफाकी नहीं थी। जी बिल्कुल, वो लोग केस कर रहे हैं मोहिब भाई पर, क्योंकि उन गुंडों ने शहरियार को इसके वालिद के सामने धमकी दी थी तुमसे दूर रहने की। पागल है क्या ये शख्स? वो पूरी बात सुनने के बाद अपना सर पकड़े बोली। भाभी, यकीन जानिए, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि पलवशा मुझे इससे रिश्ते के लिए मिलवा रही है। मेरे सामने तो दोनों ने ऐसे ही जाहिर किया था जैसे महज इत्तेफाक से मिले हों। अगले ही लम्हे इसने सोबिया को इत्मीनान में लेने की कोशिश की, मगर पलवशा ने ऐसा क्यों किया वो उलझकर इस्तफसार करने लगी। मुझे नहीं पता, हो सकता है इसने मेरे मजाक को सीरियस ले लिया हो, वो अंदाजा लगाते हुए कहने लगी। मैं यहाँ बैठ जाऊं, वो भी बात कर ही रही थी कि एक लड़की ने इसे मुखातिब करके लचकदार अंदाज में मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ जरूर, नजमा ने भी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए जवाब दिया। तुम कहाँ हो नज? सोबिया को एक अनजानी आवाज महसूस हुई, जिसके सबब वो बड़े तजस्सुस से पूछने लगी। यूनी में आज मेरा दूसरा दिन है, वो बड़े मुसरत बड़े लहजे में जवाबदा हुई। क्या वाकई मोहिब भाई ने तुम्हें आगे पढ़ने की इजाजत दे दी? इसे तो जैसे शौक लगा था नजमा का जवाब सुनकर। इसे
यकीन करने में बहुत मुश्किल पेश आ रही थी कि मुहीब अशलाल मलक ने जिस लड़की से जायदाद के लिए शादी की है, इससे खुद तालीम दिलवा रहा है। तालीम तो इंसान में शऊर पैदा करती है। क्या इसे डर नहीं था कि ये लड़की तालीम हासिल करने के बाद इसके मद्दे मुकाबिल खड़ी होने की काबिल हो जाएगी? वो कैसे अपनी जानी दुश्मन को अपने मुकाबिल खड़ा होने की ताकत खुद फराहम कर सकता है? तालीम तो परिंदे को पर देने के मुतरादिफ है। वो क्यों अपने पिंजरे में कैद परिंदे को पर दे रहा है? वो अभी इन्हीं सोचों में मगन थी कि नजमा ने कहा, भाभी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। सोबिया के जवाब देते ही नजमा ने कॉल मुनकता की। हाय, मेरा नाम जुवेरिया है। वो लड़की जैसे इंतजार में ही बैठी थी कि नजमा कॉल डिस्कनेक्ट करे और वो इससे गुफ्तगू का आगाज करे। हेलो, मैं नजमा। नजमा ने मुस्कुराते हुए खुद का तारुफ दिया। नजमा, तुम्हें नहीं लगता ये नाम बहुत पुराना और ओल्ड फैशन है? मतलब तुम्हारी खूबसूरत पर्सनैलिटी पर बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा। वो लड़की नाम सुनते ही मुंह बसूरते हुए बेदरक बोली, नाम कब से पुराने होने लगे और मेरे नजदीक नाम अज खुद ही अच्छा लगता है अगर पर्सनैलिटी अच्छी हो। वो खासा पुरएतमाद लहजे में जवाबदा हुई। वैसे भी मेरा नाम का मतलब चमकता सितारा है। मुझे यकीन है कि जैसे लोग सितारों को बुलंदी सताइश की निगाह से देखते हैं, वैसे एक दिन मुझे भी देखेंगे। इसका लहजा जुवारिया को बताने के लिए काफी था कि इसकी आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी पर इसका नाम कितना जचता है। वो जवाबन फकत मुस्कुराने लगी। तुम्हें पता था कि शहरियार से मुझे पलवशा ने रिश्ते के लिए मिलवाया था। वो एलसीडी के सामने बैठा फिल्म देखने में मगन था जब नजमा का सवाल इसके कानों की समात से टकराया। अचानक पूछने की वजह चेहरे पर माना कोई तासुर न था, मगर इसका सर्द लहजा बताने के लिए काफी था कि इसे इल्म है। सुना है मैंने तुमने इसे गुंडों से पटवाया है। वो सोफे पर मगर इस सितमगर से काफी फासले पर बैठी हुई बोली, दफा करो इस मौजू को, चलो मेरे साथ बैठकर फिल्म देखो। वो अपना मूड खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए मौजू शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। तुम्हारे साथ बैठकर फिल्म देखने से अच्छा है मैं सो जाऊं। वो मुंह बसूर कर कहती हुई अभी उठकर जाने ही लगी थी। क्या बुराई है मेरे साथ फिल्म देखने में? वो अपना एक हाथ सोफे के ऊपरी हिस्से पर शहाना अंदाज में टकाकर आईब्रो उचकाकर संजीदगी से इस्तफसार करने लगा। मुझे नहीं पसंद इस तरह की एक्शन फिल्में। वो हसीन दिलरुबा एलसीडी की जानिब देखते हुए मुंह बगार कर बोली, तो रोमांटिक लगा लेते हैं, आकर बैठो तो सही। वो इस बार नरमी से दावत दे रहा था। तुम्हारे साथ तो मैं कभी रोमांटिक फिल्म ना देखूं। वो तेजी से एहतजाजन गोया हुई। मुहीब के साथ वो भी रोमांटिक फिल्म, तसव्वुर भी महाल लग रहा था इसे। गाल गुलाबी गुलाबी से हो गए। इसे यकीन था फिल्म के सीन इस भूखे शेर के जज्बात को जगाने का सबब बन जाएंगे। अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारने की बोल नहीं कर सकती थी वो। क्यों? वो उलझ कर बस नहीं देख सकती। वो कती अंदाज में कहकर कमरे से बाहर जाने की नीयत से दरवाजे का लॉक खोलने लगी। तो हॉरर मूवी देख लेते हैं। वो खुबरू नौजवान तेजी से तजवीज देने लगा। हॉरर मूवी? खौफ के मारे इसने गले में थूक निगलते हुए दोहराया। हाँ, अब ये मत बोलना कि तुम्हें डर लगता है। वो मज़ाक का खेज अंदाज में। डर तो वाकई लगता था, मगर अपनी जानी दुश्मन को अपनी कमजोरी भला क्यों बताती? तेजी से इसकी जानिब मुड़कर अक्कर कर बोली, जी नहीं, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। चेहरा तो कुछ और ही बता रहा है तुम्हारा। वो तंजिया अंदाज में इसके सफेद पर्दे चेहरे को देख तंजिया मुस्कुराहट होंठों के किनारे पर सजाए गोया हुआ। कहा ना डर नहीं लगता, बस मैं तुम्हारे साथ नहीं दिखना चाहती। वो अपने खौफ को अपनी अक्कर में कवर कर रही थी। अभी मुड़कर लाउक पर हाथ रखा ही था कि पीछे से किसी ने इसके पेट पर हाथों का हसार बांधकर जमीन से उठा लिया। अगले लम्हे इसके पांव हवा में थे। मुहीब छोड़ो, मुझे नहीं देखनी। वो इसके हाथों से अपने वजूद को आजाद करवाने की कोशिश करने लगी। अगर नरमी से बता देती कि हॉरर मूवी से डर लगता है तो यकीनन वो कभी फोर्स न करता, मगर इस लड़की ने नरमी से दी हुई दावत को न सिर्फ ठुकराया बल्कि जवाबन आकर भी दिखाई। डर लगता है तो बता दो अभी के अभी। वो सोफे पर नरमी से बैठाने के बाद इसके चेहरे के बराबर झुककर सिया नशीली आंखों में झांकते हुए बड़ी संजीदगी से पूछने लगा, कहा ना नहीं लगता। वो अब भी अपनी अना पर कायम थी।
ओके, इसने बराबर में बैठते हुए लापरवाही से कहकर फिल्म लगाई। फिल्म को शुरू हुए अभी 3 मिनट भी न गुजरे थे कि नजमा के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी। डरावनी फिल्मों से इसे बहुत खौफ आता था। सिर्फ फिल्म का हॉरर साउंड ही इसकी रूह फना कर रहा था। फिर भी हिम्मत का दामन थामे जवान की बच्ची अकड़ कर बैठी रही। जैसे जैसे फिल्म में खौफनाक सीन आ रहे थे वैसे वैसे वो खुद ही मुहीब से चिपकती जा रही थी। मुहीब की नक्कियों से इसी दिलवा को तक रहा था। इसकी हालत देख वह मुश्किल अपनी हंसी कंट्रोल की। फिर सीन अचानक एक मुकाम पर जैसे ठहर सा गया। खिड़की के अंदर कैमरा जाता जाता जा रहा था। खिड़की पर मकड़ी के जाल लगे नजर आ रहे थे। अंदर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। साथ साथ खौफनाक साउंड भी बज रहा था कि अचानक एक सफेद कपड़ों में मलबूस चुड़ैल जिसका चेहरा बालों से ढका हुआ था सामने आ गई। वो तो सामने क्या आई? नजमा का दिल उछलकर मुंह में आ गया। वो खूब से चीखती हुई उछलकर मुहीब के सीने से लग गई। अपने दोनों हाथों से इसके मजबूत सरापे को थाम लिया। ये पहली बार था जब वो हसीन दिलरुबा खुद से सीने से आ लगी थी। लगा जैसे सांस रुकी। 2-3 सानियों के लिए वो मंजमिंद रहा। इसकी गर्म सांसें और लरसता हुआ वजूद वो महसूस कर रहा था। कुछ लम्हों बाद जब खवास बहाल हुए तो मौके से भरपूर फायदा उठाते हुए मुहीब ने इसके हसीन और नाजुक सरापे को मजबूती से अपने हसार में जकड़ लिया। प्लीज बंद करो। मुहीब को इसकी बुराई आवाज महसूस हुई। वो रो रही थी। बंद कर दिया, डरो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। वो इसकी कमर को नरमी से सहलाते हुए मुतमिन और पुरएतमाद लहजे में गोया हुआ। वो खामोशी से इसके सीने से लगी रही। बहुत पुरसकून लम्हा था वो। इसका कुशादा और नरम सीना सुकून बख्श रहा था और इसकी नजदीकी मुकाबिल को। चाहे वो लड़की मुंह से कभी कबूल ना करे मगर वो दिल के किसी कोने में ये मान रही थी कि बहुत पुरसकून और महफूज कर रही थी कि बहुत पुरसकून और महफूज वो खुद को महसूस कर रही थी। इसके हसार में थोड़ी देर बाद मुझे वॉशरूम में जाना है। वो नहायत शर्मगी से इस खुबरू नौजवान को बताने लगी। जाओ, किसने रोका है? वो लापरवाही से कहकर बेड पर लेटने लगा। तुम बाहर खड़े हो जाओ, मुझे अकेले जाने में बहुत डर लग रहा है। वो बेचारी शर्म से पानी पानी हो रही थी मुहीब से ये कहते वक्त, मगर इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी ना था। ये सुनते ही मुहीब बेख्तियार हंस दिया। इसके सफेद मोतियों जैसे चमकदार दांत हंसते हुए थोड़ा जाहिर हुए थे। दुनिया में न जाने कितने लोगों को हंसते देखा होगा मगर इस जैसी खूबसूरत हंसी किसी की न देखी। वो तो बला का हसीन लग रहा था हंसते वक्त। लगा ही नहीं वो संगदिल मुहीब अजलाल मलक है। वो तो कोई 17 साला हसीन लड़का मालूम हुआ। मुकाबिल को बेसाख्ता इसके हसीन खिलते गुलाब से चेहरे को वो तकने लगी। फिर देख रही हो? खुद को इसे घूरता देख वो तेजी से टोकने लगा जिस पर वो खवासों में लौटी। मजाक उड़ाना बंद करो मेरा, ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। वो सारा इल्जाम मुकाबिल पर बरखमी से डालते हुए गोया हुई। मैंने तो बार बार पूछा था, खासा मासूमियत के साथ जवाब दिया। पूछने की जरूरत ही नहीं थी जब चेहरा पड़ चुके थे मेरा। कभी कभार सामने वाले का बड़म ही रख लेना चाहिए। वो हफ्की से कहते हुए मुंह बसोड़ने लगी।